हेलो इन फ्यूचर टीचर्स। तो कैसे हैं आप सब। ये जो स्पेशल सीरीज मैंने चलाई है ये एसटेट टीजीटी पीजीटी 2024 वाले बच्चों के लिए भाई, और ये बहुत ही खास सीरीज होने वाली है आप सब के लिए, क्योंकि 2024 बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है स्पेशली टीचर्स के लिए। 2024 का जो एस्टेट है ना वो क्रैक कर दीजिए बस आप, क्योंकि बम्पर भर्तियां अभी आई हैं और भी बहुत सारी आने वाली हैं बस इसी के लिए। लेकिन हमें टीचर्स बनना है तो आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, घर वाले भी जानते हैं कि हमें एचटेट है जो वो क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको एचटेट पीजीटी टीजीटी क्वालिफाई करना है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आज हमारी पहला जो लेक्चर है वो है जी सेट का। किसका? सेट थ्योरी का। हमारे चैनल पे एक चैप्टर की कम से कम 4 क्लासेज होंगी, कम से कम 4। पहली क्लास में आपको चैप्टर का फुल ऑन बेसिक करवाया जाएगा 0 लेवल से। सेकंड में इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और थोड़ा सा लेवल बढ़ा के करवाया जाएगा। थर्ड में बेसिक क्वेश्चंस और डाउट करवाए जाएंगे। और फोर्थ में सारे PYQ करवाए जाएंगे। फोर्थ में सारे PYQ आपको करवाए जाएंगे, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाई जाएगी स्पेशल एचटेट टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए भाई। ठीक है, तो चलिए हमारा जो पहला लेक्चर है वो होगा सेट थ्योरी। क्या होगा? सेट थ्योरी। ठीक है जी, सेट थ्योरी आपने पढ़ी है, सबने पढ़ी है, कोई पढ़ा रहा है उसने पढ़ी है, कोई स्टार्टिंग में 11th में पढ़ी होगी। और एक डेफिनेशन है कौन सी जो सेट की बहुत मशहूर है, सारे बच्चों को आती है, वो सारे बच्चों को आती है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये ऑब्जेक्ट वर्ड हमने जब भी डेफिनेशन पढ़ी है हर बार पढ़ा है। ऑब्जेक्ट वर्ड जब भी डेफिनेशन पढ़ी है हर बार पढ़ा है और हमें याद भी है। ये डेफिनेशन हम सबको याद है। इसका मीनिंग समझते हैं। ऑब्जेक्ट ही क्यों लिखा, कोई और वर्ड क्यों नहीं लिखा? ऑब्जेक्ट की जगह वो थिंग्स भी लिख सकता था। कौन? जॉर्ज कैंटर। कौन? जॉर्ज कैंटर। क्योंकि सेट थ्योरी जॉर्ज कैंटर ने दी थी भाई। किसने दी थी? जॉर्ज कैंटर ने दी थी। थिंग्स लिख सकता था, ह्यूमन बीइंग भी लिख सकता था और अदर भी लिख सकता था ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर जॉर्ज जी स्पेशल थिंग्स लिख देते तो इसका मतलब ये होता कि सेट सिर्फ चीज़ों का बन सकता है। किसका बन सकता है? चीज़ों का बन सकता है। और अगर ह्यूमन बीइंग लिख देते तो इसका मतलब सेट सिर्फ हमारा यानी कि ह्यूमन बीइंग का बन सकता है। लेकिन सेट तो किसी का भी बन सकता है, चाहे वो थिंग्स है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे वो कुछ भी है, मतलब उन सब का क्या बन सकता है? सेट बन सकता है। हमारे घर की चीज़ें, हमारे स्कूल की चीज़ें, हर एक चीज़ का सेट बन सकता है। तो इसीलिए क्या लिख दिया? ऑब्जेक्ट। क्या लिख दिया? ऑब्जेक्ट। इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया है ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये तो थी सेट की डेफिनेशन। देखिए हमें एस्टेट में ना कोई डेफिनेशन पूछता है, ना कोई आपको प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। लेकिन जब तक हमें ये बेसिक नॉलेज नहीं होती है तब तक हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक से शुरुआत करिए। अब आते हैं सिंबल पे। सिंबल कौन सा होता है सेट का? सेट का सिंबल होता है जिसे आप करली ब्रैकेट बोलते थे, जिसे आप करली ब्रैकेट बोलते थे। ये क्या होता है? सिंबल ऑफ सेट होता है। अब आता है रिप्रेजेंटेशन। भाई सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से। जो हमारी ABCD है उनसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, ये मैंने क्या लिख दिया? एक सेट लिख दिया। लेकिन ध्यान रखिए अगर इस पे ये ब्रैकेट्स नहीं लगाई जाती हैं तो ये क्या है? सिर्फ ये नंबर्स लिखे गए हैं। और ब्रैकेट लगाते ही ये क्या बन जाता है? सेट बन जाता है। क्या बन जाता है? सेट बन जाता है। ये क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैपिटल लेटर से। ये जो इसके अंदर लिखे हैं इन्हें क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट। सेट के सारे एलिमेंट हैं। अब जैसा कि डेफिनेशन में पता है हमें कि ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। क्या लिखा गया है? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब कुछ भी आ सकता है। सेट किसी भी चीज का बन सकता है।
अल्फ़ाबेट का भी बन सकता है। हमने लिख दिया ABCD। क्या बोलते हो आप इन्हें? छोटी ABCD बोलते हो ना, छोटी ABCD। कैपिटल लेटर लिखा हुआ हो तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होता है, और अगर स्मॉल लेटर लिखा हुआ हो तो वो एलिमेंट ऑफ सेट होता है। क्या होता है? वो एलिमेंट ऑफ सेट होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन पता चल गई और इसका सिंबल पता चल गया, हमें डेफिनेशन पता चल गई। ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। आई होप मोस्ट ऑफ को तो ये पता ही होगा। जिसको नहीं पता है तो जब तक हमारा एग्ज़ाम होता है तब तक वो आसानी से सारा का सारा मैथ पीजीटी का जो आएगा वो हमारे चैनल से सीख सकता है। ठीक है जी, अब आ जाओ। ये तो थी इसकी डेफिनेशन, सिंबल, रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें थी। अब आता है कि इसके रिप्रेजेंट करने के मेथड कौन से हैं, रिप्रेजेंट करने के मेथड कौन से हैं। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं, दो हैं भाई। एक तो रोस्टर फॉर्म, ये आप सबने सुनी है रोस्टर फॉर्म, और इसी का नाम है टेबुलर फॉर्म। कैसी फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म। ये किसका नाम है? ये रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम है। एक है सेट बिल्डर फॉर्म। कैसी है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ये दोनों फॉर्म्स हैं। देखो, ना तो हमें इनकी डेफिनेशन पढ़नी, ना हमें इनका कुछ और करना, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए, देखने से हमें ये पता लगना चाहिए कि ये रोस्टर फॉर्म है और ये टेबुलर फॉर्म है। हमारे एस्टेट के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ना हमसे डेफिनेशन पूछी जाती और ना हमसे इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते, बस हमें देख के पता होना चाहिए कि कौन सी रोस्टर फॉर्म होती है और कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ठीक है जी, मैंने लिख दिया। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से ये चीज़ें जल्दी समझ आएंगी, एग्जाम्पल से ये चीज़ें जल्दी समझ आ जाती होंगी। ठीक है, मैंने एक सेट लिख दिया। A इज इक्वल टू 1 2 9 11 15, 1 2 9 11 15। इसको कौन सी फॉर्म बोलेंगे? इसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। कैसी फॉर्म बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ, जब हम सेट के साथ हमारी सिंपल लैंग्वेज में, हमें ये रिटन में नहीं दिखाना है, ठीक है, हमें सिर्फ समझना है कि ये कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है। और वो देखोगे कैसे? बिल्कुल सिंपल तरीके से। कैसे? जब सेट के अंदर के सारे एलिमेंट्स, जब सेट के सारे एलिमेंट अलग अलग लिखे हुए हों, एक एक एलिमेंट को अलग अलग रिप्रेजेंट किया गया हो, तो वो कौन सी फॉर्म होती है? रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? रोस्टर फॉर्म। जब सेट के हर एलिमेंट को अलग अलग लिखा गया हो, सेट के हर एलिमेंट को अलग अलग लिखा गया हो, तो वो कौन सी फॉर्म होती है? वो होती है भाई रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? रोस्टर फॉर्म। अच्छा, जब इन्हीं चीजों को इकट्ठा करके दिखाया जाए, इकट्ठा करके कैसे? देखो, एक और सेट है जिसका नाम लिख दिया हमने बी एक सेट है, ठीक है, और हमने एग्जाम्पल में लिख दिया 1 4 9 16 25 एक्सेट्रा, ये लिख दिया। अब ये कौन सी है? अब आपको दिख रही है कि रोस्टर फॉर्म है, क्योंकि इसकी सारी चीज़ें अलग अलग लिखी हुई हैं, इसका हर एलिमेंट अलग लिखा हुआ है, इसीलिए कौन सी फॉर्म होगी? ये हो गई है आपकी रोस्टर फॉर्म। ये हो गई है आपकी रोस्टर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखो, बी इक्वल टू, क्या लिख दिया? बी इक्वल टू एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। किससे? एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। एक्स क्या है यहाँ पे? ये किसका स्क्वायर है? 2 का। ये किसका है? 3 का। ये किसका है? 4 का। ये किसका है? 5 का। अब आप ये देखते हो 2 3 4 5, ये चीजें तो चेंज हो रही हैं। 2 3 4 5 6, ये चीजें तो क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं। क्या हो रही हैं? चेंज। और जबकि ऊपर जो इनका स्क्वायर्स है ना, वो हर किसी का सेम है। इसका मतलब स्क्वायर तो रहेगा सेम, स्क्वायर तो रहेगा सेम। क्या दिखाओगे? एक्स क्या है? एक्स इज द स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर है?
जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आगे एलिमेंट लिखते तो आता 36, यानी कि 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, और जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम कौन से नंबर बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है वो कौन सा होता है? नेचुरल नंबर। कौन सा होता है वो? नेचुरल नंबर होता है भाई हमारा। ठीक है, तो x क्या है? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। हम इनको ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं, या हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? हमने x को दिखाया, ठीक है जी, और यहाँ पे x क्या है? नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट किया, और उसका क्या है? स्क्वायर है ये। यहाँ पे n क्या है? n कहाँ से बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। n कहाँ से बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। समझ आई बात? फिर से देखो, अगर हर एक एलिमेंट को अलग अलग दिखाया गया हो, अगर हर एक एलिमेंट को अलग अलग दिखाया जाए, अलग अलग शो किया जाए, तो वो रोस्टर फॉर्म होती है। और जब उसी सेट के या फिर कोई दूसरा सेट जिसके एलिमेंट्स इकट्ठे दिखाए जाएं, कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? इकट्ठे, एक साथ जिसको रिप्रेजेंट किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा जी, अब मैंने ये n ऐसे लिखा है, ये n मैंने ऐसे लिखा है। इस n में और इस n में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो इन दोनों में है। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का n है और ये हमारा नेचुरल नंबर का n है। फर्क क्या है? ये देखिए, जब भी आपको सिंपल n लिखा मिले मैथमेटिक्स में भी ऐसे ऐसे लिखा मिलता है तो आप समझ जाना कि ये अल्फ़ाबेट का n है। और अगर आपको n के ऊपर या तो ऐसे लाइन मिले या फिर ये जो n है ये पूरा का पूरा ऐसे डार्क मिले, अलग से दिखे जो डार्क हो, तो ये होता है सिंबल ऑफ नेचुरल नंबर। क्या होता है ये? सिंबल ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म पता चल गई, रोस्टर फॉर्म पता चल गई। अच्छा, अब इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है कि सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे याद रखें और रोस्टर फॉर्म को कैसे याद रखें। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, बाकी तो आपकी मर्जी है, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, लेकिन फिर भी एक बता देती हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म है, बिल्डर की जगह आप बिल्डर को आप बिल्डिंग से देख सकते हो, बिल्डिंग से देख सकते हो। जैसे बिल्डर आया तो इससे मिलता जुलता जो वर्ड है ना वो है बिल्डिंग। बिल्डिंग को कैसे देखोगे कि बिल्डिंग में ना सारी चीज़ों का इकट्ठा यूज होता है, तब जाके बिल्डिंग बनती है। ऐसा नहीं है कि ईंट अलग है, सीमेंट अलग है, पत्थर अलग है, ऐसा अलग अलग नहीं है। उन सारी चीज़ों को कंबाइन करके बनाया जाता है, सारी चीज़ों को कंबाइन करके बनाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बिल्डिंग बोलते हैं। तो ऐसे ही जब चीज़ों को कंबाइन करके लिखा जाए तो सेट बिल्डर फॉर्म, और अलग अलग लिखा जाए तो रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। अब हमने सेट तो पढ़ लिया, ये तो जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो। अब सेट के अलग अलग टाइप होते हैं, सेट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं वो देखो। टाइप्स ऑफ सेट पे आइए, टाइप्स ऑफ सेट पे आइए। टाइप्स ऑफ सेट कैसे करोगे? टाइप्स ऑफ सेट देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 लिख दिया। क्या हम इसके एलिमेंट काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 कितने एलिमेंट हैं? 5 है जी। तो जिसके एलिमेंट काउंट किए जाते हैं, जिसके एलिमेंट काउंट किए जाते हैं, जो काउंटेबल होता है, जिसकी काउंटिंग हो सकती है, वो होता है फाइनाइट सेट। कैसा सेट होता है वो? फाइनाइट सेट। ठीक है, अच्छा जी। अब जरूरी तो नहीं है कि जब भी हमें वो सेट दे उसमें वो हमेशा इतने ही एलिमेंट दे जो हम काउंट कर सकें। अगर वो लिख दे 6 और उससे आगे डैश डैश लगा दे, डैश डैश लगाते ही हमने क्या देखा कि हमें तो पता ही नहीं है किसका लास्ट एलिमेंट क्या है और कहाँ तक जाना है। और जब हमें मैथमेटिक्स में किसी भी चीज़ का लास्ट एलिमेंट पता नहीं होता तब हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इन्फिनिटी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इन्फिनिटी से। तो जब लास्ट एलिमेंट पता ना हो तो वो कौन सा सेट होता है? इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट होता है वो? इनफाइनाइट सेट। देखिए, जिसके एलिमेंट काउंट हो सके फाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट काउंट नहीं हो सकते हैं वो इनफाइनाइट सेट। ठीक है, या फिर दूसरी डेफिनेशन, जिसका हमें फर्स्ट और लास्ट
दोनों एलिमेंट पता हो फाइनाइट, जिसका हमें फर्स्ट एलिमेंट पता हो लास्ट पता नहीं हो इनफाइनाइट सेट। ठीक है। तीसरी बात, अब हम तो ये कहेंगे भाई इसमें एक भी एलिमेंट है ही नहीं, हम एलिमेंट क्यों रखें, हम एलिमेंट क्यों रखें, हम तो इसे खाली छोड़ेंगे, खाली छोड़ दिया, हम तो इसे खाली छोड़ेंगे, हम तो मानते ही नहीं कि इसमें कोई एलिमेंट है, इसमें कोई एलिमेंट है ये बात हम नहीं मानते। हमने मान लिया कि कोई भी सेट खाली है, तो वो कैसा सेट हो गया, एम्प्टी सेट। उस सेट को क्या नाम देंगे हम, एम्प्टी सेट। फिर से बता रही हूँ, एस्टेट का एग्जाम देने जा रहे हो, आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखने की सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ों की नॉलेज होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई, चीज़ों की नॉलेज होनी। अब आप इसकी डेफिनेशन लिखते रहो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बस आपको याद होना चाहिए कि एम्प्टी सेट होता क्या है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। बस पेपर में इतनी चीज़ काम आने वाली है आपके। लेकिन हाँ, जब सब्जेक्टिव पेपर दोगे, सब्जेक्टिव पेपर जब वैकेंसी आती है तो उनमें सब्जेक्टिव पेपर होता है, तब आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। ठीक है, तब आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं भाई। उसके लिए हम अलग से प्रिपरेशन बाद में कर लेंगे। अभी जो हमारा मकसद है वो है एचटेट, ओनली एचटेट। बी रेडी फॉर एचटेट 24। ओके, आगे देखिए। अब मैं तो ये कहूँगी जी, ठीक है आपने बोल दिया इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, मैं तो इसमें एक एलिमेंट मानती हूँ। कितने एलिमेंट मानती हूँ, एक। क्यों माना भैया आपने, क्योंकि भाई हमारा मन था, मेरा तो मन कर रहा है, मैं तो इसमें एक एलिमेंट लिखूंगी। तुम्हारा मन था तो तुमने अपनी मर्जी कर ली, तुमने एक भी नहीं लिखा और मैंने लिख दिया एक एलिमेंट। तो जिसमें केवल एक एलिमेंट हो वो कैसा होता है, सिंगलटन सेट। कैसा सेट होता है, सिंगलटन सेट। सिंगल से ही समझ आता है ना, सिंगल से समझ आता है ना, सिंगल मतलब अकेला बंदा, तो ये भी क्या हो गया, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट भी हो गया, एम्प्टी सेट भी हो गया, फाइनाइट भी हो गया और इनफाइनाइट भी हो गया। अब आता है जी, हमने ये तो था एक सेट की बात, हमने दो सेट ले लिए, सेट ए और सेट बी। हमने लिख दिया सेट ए और सेट बी। अब आप बताओ जी ये कैसे सेट होंगे। हमने लिख दिया 1 2 3 4। सेट बी हमने लिख दिया 2 3 1 4। ये हमने सेट बी ले लिया भाई, ये हमने सेट बी ले लिया। अब जितने एलिमेंट इसमें हैं, कितने हैं, 4। इसमें कितने हैं, 4। एलिमेंट्स की पोजीशन भले ही आगे पीछे हो, लेकिन एलिमेंट भी सारे सेम हैं, एलिमेंट भी सारे सेम हैं। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी है, इसमें है और इसमें भी है। ठीक है, तो जिसमें जब दोनों सेट में टोटल एलिमेंट और उनके सेट के अंदर के एलिमेंट सेम हो, पोजीशन भले ही आगे पीछे हो, तो ये कैसे सेट होते हैं, ये कैसे होंगे, इक्वल सेट। कैसे सेट होंगे, इक्वल सेट। इनको हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। एक बात और, सेट ए के यही एलिमेंट हम मान लेते हैं, सेट सी में हमने एलिमेंट मान लिए 2 3, फिर से 2 1 4, फिर से 4। क्या अब ये इक्वल हैं, हाँ जी ये अभी इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि सेट में अगर एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार आता है तो वो काउंट हमेशा एक ही बार होता है, काउंट हमेशा एक ही बार होता है। इस सेट को आप ऐसे लिख देते हो तब भी ठीक है, इसी सेट को अगर आप ऐसे लिख देते हो 2 3 1 4, ये तब भी ठीक है। और प्रॉपर सेंस इस सेट की ये बनेगी भाई, ये जो सेट है ना इसकी प्रॉपर सेंस ये बनती है। ठीक है, इस सेट की प्रॉपर सेंस ये बनेगी। इसीलिए कभी भी अगर आपको बोला जाए कि ऐसे ऐसे एक सेट बनाओ, तो आप उसमें अगर एक एलिमेंट रिपीट होता है, 2 बार आया है, तो आप उसको 1 बार लिख सकते हो। ठीक है जी, ये था आपका इक्वल सेट। कैसा सेट था, इक्वल सेट। ठीक है, अब आ जाओ एक बात और। अब एक बात और, हमने एक सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है सी डी, बस 2 ही। ठीक है, हमें इनका रिलेशन बताना है। रिलेशन कैसे बताना है,
या यूं कहो कि मैं ऐसे एग्जाम्पल ले लेके तुम्हें यानी कि एस्टेट के एस्पिरेंट को प्रॉपर सेट की नॉलेज दे रही हूँ। आप ऐसा भी सोच सकते हैं। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 4। क्या सेट बी के सारे एलिमेंट ए में हैं? सी ये रहा, डी ये रहा। याद रखिए, जब सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में हो, जब सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं? सबसेट बनता है। क्या बनता है? सबसेट। सब किसके लिए यूज होता है? जब किसी भी बड़ी चीज का एक छोटा सा पार्ट हो ना, लेकिन वो हो उसी चीज का, तो उसके लिए सब लगाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सबसेट। क्या बोलेंगे? सबसेट। अच्छा जी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। इसका उल्टा नहीं बोलना है, कहीं ये बोल दो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट तब होता जब ए के सारे एलिमेंट बी में मिलते। एक्स्ट्रा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने ए में हैं वो तो कम से कम सारे बी में होने जरूरी हैं। ठीक है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट है। क्यों है? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, यानी कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी इन सेट ए। अगर आपको विद डेफिनेशंस पढ़ना है, आपको ये लगता है कि नहीं मैम ऐसे नहीं, आप हमें प्रॉपर डेफिनेशन लिख लिख के पढ़ाइए, तो मैं आपको ऐसे भी बता सकती हूँ। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो आपको ऐसे ज़्यादा समझ आता है या एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आता है, या फिर आपको प्रॉपर जो मैथमेटिक्स में डेफिनेशन लिखी हुई है वो पढ़ पढ़ के ज़्यादा समझ आता है। आप मुझे ऐसे बता सकते हो। ठीक है, देखो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। फिर से देखिए, बी ए का सबसेट है, लेकिन हर बार इतनी बड़ी चीज बी इज ए सबसेट ऑफ हम नहीं लिखेंगे, इसीलिए इसका क्या आया? सिंबल। बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बी इज ए सबसेट ऑफ ए। और अगर ए के सारे एलिमेंट बी में होते तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो क्या होता? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। कब? जब ए के सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। ये क्या होता है? बिलोंग्स टू। क्या होता है? ये बिलोंग्स टू का सिंबल। और अगर इसी सिंबल को लिख के काट दिया जाए तो ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है भाई, तो और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप जींद के आसपास से हैं या प्रॉपर जींद से हैं और आपको एस्टेट, टीजीटी और पीजीटी की ऑफलाइन कोचिंग चाहिए तो हमें कांटेक्ट जरूर करिएगा, क्योंकि हम पहले ऐसे एकेडमी वाले हैं जो जींद में मैथमेटिक्स, एस्टेट और जींद में मैथमेटिक्स, एस्टेट के लिए टीजीटी और पीजीटी लेवल का करवाएंगे। तो हमने ये अभी स्टार्ट किया है, तो हमें सपोर्ट कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।